इसमें युद्ध होता है दो सेनाओं के बीच में। एक सेना मेरे पास व्हाइट के रूप में, एक आपके पास ब्लैक के रूप में जी। कि आपको 4 बार किसी लाइन को पढ़ के याद करना पड़ रहा है, तो शतरंज का खिलाड़ी उसको 1 या 2 बार में याद कर सकता है। तो ये क्या वैज्ञानिक तौर पर भी साबित हुआ है कि शतरंज खेलने से दिमाग बढ़ता है? कोई चाल को सोच रहे हैं तो आप सिर्फ अपना नहीं सोचते ना सर, आप सामने वाले की चाल भी सोचते हैं कि वो इस पर क्या क्या कर सकते हैं। देखिए चेस तो कोई भी 4 साल का बच्चा भी खेल सकता है, बस उसमें फर्क ही आ जाता है कि वो मेरी, ऐसा कहा जाता है चेस में कि अपनी एक अच्छी चाल का प्रभाव अगली 6 चालों तक रहता है, ठीक है, और एक बुरी चाल का भी वही रहता है। धैर्य नहीं है तो आप चेस नहीं खेल सकते। आज हम बात करेंगे शतरंज के खेल की, और आज हम बात करेंगे शतरंज को कैसे करियर बनाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्कूल खबर। स्कूल खबर के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक विशेष कार्यक्रम, और ये विशेष कार्यक्रम है विजय पथ। इस विजय पथ कार्यक्रम में हर बात करियर की होती है और करियर के अलग अलग विषयों पर बात होती है। तो इस बार हम बात करने जा रहे हैं शतरंज की, और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं जो आपको शतरंज के बारे में तमाम बातें बताने वाले हैं। तो आज हम आए हैं अभय प्रशाल के स्पोर्ट्स क्लब में, और स्पोर्ट्स क्लब में यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सुनील सोनी जी। सुनील सोनी जी ट्रेनर हैं, कोच हैं और शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि आप शतरंज के चूंकि माहिर खिलाड़ी हैं और इंदौर में एक लंबे समय से आप शतरंज की यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो शतरंज के बारे में आज हम बात करेंगे। जो बच्चे हमको देख रहे हैं, हम उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जो बच्चे शतरंज सीखना चाहते हैं और शतरंज को अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ये दोनों बातें हम इस पूरे इंटरव्यू के दौरान करने वाले हैं, और ये करियर बेस्ड शो है चूंकि, तो हम इसमें पूरी करियर की बातें करेंगे कि क्या शतरंज को हम बतौर करियर अपना सकते हैं। ये तमाम सवालात हैं जिनके आज हम आपसे जवाब चाहेंगे। पहला आपसे सवाल जो है, शुरुआत में बहुत बेसिक हमारा सवाल हर बार यही होता है कि हम जिस विषय पर हम बात करते हैं उसका थोड़ा सा हम परिचय देना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आप हमें बताएं कि शतरंज क्या है सर, और क्या इसकी पुरानी कहानी रही और कैसे ये अभी तक आगे आया है। जी देखिए, शतरंज जो है, अगर हम कहें कि हमें देसी खेल खेलना चाहिए, तो आज अगर देसी खेलों की बात की जाती है तो उसमें कबड्डी आ जाता है, खो खो आ जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शतरंज ही हमारी देन है। भारत का जो प्राचीन भारत है, जिसमें हम आज से 1500 साल पहले की अगर बात करें, तो भारत में शतरंज का नाम चतुरंग था। और ये जो चतुरंग है वो कहा जाता था कि सेना के 4 अंग, पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना और रथ सेना, इसी कंसेप्ट पर जो पैलेस के अंदर जो प्लानिंग की जाती थी कि अगर हमें युद्ध करना हुआ तो हमारी कौन सी सेना कहाँ से मोर्चा संभालेगी, किस तरह से आगे आएगी, तो वो उस वक्त क्या किया करते थे कि इसको चतुरंग के रूप में प्लानिंग के लिए खेला करते थे। पैलेस तक सीमित था, महलों तक सीमित था, सिविलियंस में नहीं था ये उस समय, 1500 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तब ये कंसेप्ट फिर धीरे धीरे जब पर्शिया, जो आज का ईरान है, यूरोप मतलब अरब कंट्रीज़ होते हुए जब ये पर्शिया में गया, तो वहाँ से ये थोड़ा और ज़्यादा सिविलियंस में थोड़ा पॉपुलर हुआ, और वहाँ से होते हुए यूरोप गया ये। और जब यूरोप में गया तो ये गेम के रूप में हमारे पास आया वर्ल्ड में। अदरवाइज़ यहाँ चतुरंग था, और अरब कंट्रीज से होते हुए पर्शिया तक ये शतरंज बना। सारे इनमें नियमों का तो अलग अलग समय पर अलग अलग नियम चलते रहे, रानी की चालें बदलती रही, वजीर जो था पहले उसके, सबके अपने अपने जो उनकी चालें थी वो उनमें बहुत बदलाव होता रहा। लेकिन जब एक उचित रूप में जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसको एज अ गेम इंट्रोड्यूस किया, तब ये हमारे सामने चेस के रूप में वापस आया। बिल्कुल वैसे जैसे योग बिकम्स योगा। आज हम योगा करने लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो तो योगी है। जी। तो वो उसी तरह से जो चतुरंग है वो शतरंज होते हुए और वो चेस बनकर हमारे देश में वापस आया, और बाद में 2000 के बाद मैं कहूँगा कि ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उसके पहले भी लोग खेला करते थे शतरंज यहाँ देश में, लेकिन उनकी संख्या अधिकतर मैच्योर लोगों की ज़्यादा थी। आपके और मेरे जैसे मैच्योर या फिर हमसे भी ज़्यादा उम्र दराज दादाजी टाइप, जो अंकल जी टाइप होते हैं, वो लोग खेला करते थे। कहा जाता था कि भाई शतरंज जो है बड़ा बुद्धिमानों का खेल है, और ये छोटे बच्चे क्या कर पाएंगे। हाँ जी। लेकिन ये सन 2000 में जब हमारे विश्वनाथन आनंद सर, जिनको पूरी दुनिया जानती है, तो वो जब वर्ल्ड चैंपियन बने पहली बार, तो उसके बाद तो पूरा सीन ही चेंज हो गया सर। लेकिन शतरंज में जैसे मैंने शुरुआत की थी, मैं वहीं वापस आ रहा हूँ कि शतरंज का जो खेल है ये 64 मेरे ख्याल से इसमें 64 खाने। अब 64 जो खाने हैं, इन 64 खानों में हाथी हैं, घोड़े हैं, राजा हैं, रानी हैं। तो ये जो खेल है ये तो राजाओं का खेल हुआ, तो ये क्या ये कहा जा सकता है कि ये गरीब लोगों का खेल नहीं था, अमीरों का खेल था, और अब ये बदल गया है?
देखिए अच्छी बात बोली आपने। महलों तक सीमित का मतलब सिर्फ ये था कि ये जो कंसेप्ट था ये एक युद्ध का कंसेप्ट है जी। इसमें युद्ध होता है दो सेनाओं के बीच में, एक सेना मेरे पास व्हाइट के रूप में, एक आपके पास ब्लैक के रूप में। जी। ये पहले फिजिकल युद्ध होता था जिसमें खून खराबा होता था, लोग मरते भी थे। जी। लेकिन इसमें भी युद्ध होता है, लेकिन इसमें बस ये है कि ब्लीडिंग नहीं होती है। यस। लेकिन प्लानिंग सर पूरी वही है। ओके। इनमें सबकी चालें निर्धारित हैं, कौन कैसे चलेगा, और सीमित भी है कि आपको एक बार में एक ही कदम चलना है या एक ही चाल चलनी है। जी। तो आपको ऐसा नहीं कि 2-3 चालें चलने का एक साथ मौका मिल जाएगा, तो आपको हर चाल में, हर कदम पे जब आप फूक फूक के चलते हैं तो आप एक प्लानिंग के तहत खेल खेलते हैं। तो ये राजा महाराजाओं का दिया हुआ खेल कह सकते हैं कि पहले से निकला हुआ खेल है, लेकिन ये खेल जो है सर ये बुद्धि का खेल है। और आप ये इसमें अपने को बताते हैं जैसे दो पहलवान अगर लड़ रहे हो तो सर वो अपना शारीरिक दम लगाते हैं और वो एक दूसरे को शारीरिक दम से हरा सकते हैं। लेकिन जब आप मानसिक अपना जोर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है सर कि आपके सामने चाहे फिर बच्चा बैठा हो, चाहे कोई बड़ा बैठा हो, मेन वीमेन हो या कोई सीनियर हो, कोई भी प्लेयर हो, अगर आप उनसे ज़्यादा बुद्धिमानी से इस चेस को खेलते हैं तो आप उसका परिचय देते हैं कि भाई मैं अपने दिमाग का आपसे कहीं ज़्यादा अच्छा उपयोग करता हूँ। ये क्या वैज्ञानिक तौर पर भी साबित हुआ है कि शतरंज खेलने से दिमाग बढ़ता है? क्या ये सब सही है? हाँ बिल्कुल, इसमें सर ऐसा है कि कैलकुलेशन पावर आपका बढ़ता है। आप जैसे अपनी जो सोच रहे हैं, अगर आप कोई चाल को सोच रहे हैं तो आप सिर्फ अपना नहीं सोचते ना सर, आप सामने वाले की चाल भी सोचते हैं कि वो इस पर क्या क्या कर सकते हैं। जी। तो जब आप सामने वाले की चालों का आकलन करते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ एक ही ऑप्शन नहीं है, वहाँ तो 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं आपको सारे के सारे सोचना पड़ते हैं। जब आप सारे ऑप्शन सोचते हैं तो फिर आपको लगता है कि हाँ अगर मैं कदम उठाता हूँ तो ये कदम पे मैं इस तरह से मैं पहले से प्रिपेयर्ड हूँ। ओके। और अब जब प्रिपेयर्ड होते हैं तो फिर आप ज़्यादा बेहतर खेल का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आप जब कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन पावर बढ़ाने से आपका ब्रेन शार्प होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ये सारी चीजें बढ़ती हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है सर। और चेस खेलने जो सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो है, मैं मानता हूँ कि सर आज जो ये बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं, मैं भी कभी बच्चा था, तो हम सभी लोग जब अपने लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है जब हमको अपने डिसीजंस खुद लेने होते हैं, तो वो हर इंसान की लाइफ में वो आता है समय। तो सर चेस खेलने से आप डिसीजन लेना सीखते हैं, निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर आती है। अब निर्णय सही लेंगे गलत लेंगे ठीक है, लेकिन आप धीरे धीरे चेस खेल के समझते हैं कि निर्णय इतना आसान नहीं होता लेना, आपको बहुत चीज़ों का। लेकिन सर जब फैसले लेने की बात आती है तो यहाँ हम बात करेंगे उम्र की, क्योंकि शतरंज खेलने की जो उम्र है क्या वो कुछ निर्धारित की गई है या कुछ ऐसी कोई, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे, इस वक्त मेरे पीछे भी कुछ बच्चे बैठे हैं वो चेस खेल रहे हैं और बहुत कम उम्र के बच्चे हैं। तो ऐसे में क्या कोई उम्र भी होती है चेस खेलने की? शुरुआत कैसे की जाती है चेस खेलने के लिए? देखिए चेस तो कोई भी 4 साल का बच्चा भी खेल सकता है, बस उसमें फ़र्क ही आ जाता है कि वो प्लानिंग कितनी कर सकता है। जी। हम मानते हैं कि 7 वर्ष से अधिक जो बच्चे होते हैं वो अपने ब्रेन का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं चेस में पूरी तरीके से। 7 साल की उम्र के बाद के जो बच्चे हैं 9 साल 11 साल, आज तो 13 साल की उम्र में लोग ग्रैंड मास्टर बन रहे हैं। ओके। तो 13 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनना सर ये तो बहुत बड़ी बात था। बड़ी बात। जब हमारे विश्वनाथन आनंद सर जब खुद खेले 18 साल की उम्र में वो ग्रैंड मास्टर बने थे। ओके। वो 1988 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मतलब कोई ऐसा कोई खास उम्र नहीं है जिसमें कोई उम्र नहीं है, उल्टा अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं तो आप इसको ज्यादा बेटर समझ पाते। तो शतरंज खेलने के लिए सर जो उम्र की आपने बात कही, जी हाँ, उसके बाद पहली चीज क्या आती है? मैंने ये डिसाइड किया कि शतरंज खेलना है और मेरी उम्र 7 या 8 वर्ष है, तो उसकी शुरुआत कैसे होगी और उसके लिए प्रिपरेशन क्या क्या होंगे बच्चे के और उसके मदर फादर के? सबसे पहले तो सर ये डिसाइड कर लें कि बच्चे को किस दिशा में लेके जाना, उसकी रुचि किधर है। अगर उसकी रुचि ऐसे इंडोर गेम्स में है, खास करके चेस में, तो जब वो चेस खेलना चाहे तो उम्र तो मैंने जैसे कहा सर 2.5 साल का बच्चा चेस बोर्ड जमाना सीख जाता है। जी। वो चेस बोर्ड जमा के दिखा देगा लेकिन प्लानिंग नहीं कर पाएगा। वो प्लानिंग करने के लिए जो 7 वर्ष की उम्र मैंने बताई है वो अच्छी उम्र है। इसीलिए वर्ल्ड में जो सबसे छोटा एज ग्रुप होता है वो होता है अंडर 8। ओके। वर्ल्ड की कंपटीशन होती है वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो अंडर 8 में की जाती है। वो इसीलिए की जाती है कि वो भी मानते हैं कि भाई इस एज में बच्चा परफॉर्म करने लायक हो जाता है। तो हर कंट्री 7 साल की उम्र में बच्चों को सिलेक्ट करती है और 8 साल की उम्र के लिए उसको खेलने के लिए भेजती है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो उम्र तो सही है कि 4-5 साल से डिसाइड कर लेते हैं पेरेंट्स, कुछ ट्रायल के लिए लेकर आते हैं कि भाई करके देखते हैं बच्चा बैठेगा कि नहीं बैठेगा, कहीं को तो पता ही नहीं होता कि बैठेगा कि नहीं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए फिर? सर थोड़ा वक्त देना चाहिए बच्चे को, समय देना जरूरी है। क्या होता है शुरुआत में बच्चा या तो अपने दोस्तों को देख के या अपने माँ बाप को देख के अपने घर में कल्चर को देख के चेस सीखने आ जाता है, लेकिन जब हम उसको लिमिट में डाल देते हैं, हम बोलते हैं नहीं इसको ऐसे हाथ नहीं लगाना है, अगर आपने टच किया तो टच एंड मूव हो जाएगा, अगर आपने गलत चल दिया तो आपने 2 इलीगल पे आप हार जाओगे। तो जब हम उसको धीरे धीरे हम उसको रूल्स के अंदर बांधने लगते हैं तो बच्चे को अगर इंटरेस्ट होगा,
अगर वाकई में वो चेस खेलना चाहता है हाँ, तो वो उसको पिकअप करेगा, अदरवाइज उसको ड्रॉप कर देगा, परस्यू करेगा, अदरवाइज बोलेगा मुझे तो मेरी मर्जी से खेलने नहीं दिया जा रहा है। जो लोग हमको देख रहे हैं वो उनके मन में भी सवाल होंगे, बच्चों के मन में भी सवाल होंगे। आप ये चीज़ ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या शतरंज के साथ पढ़ाई भी प्रभावित होती है? सर इसमें तो उल्टा होता है एक्चुअली। क्या, चेस खेलने से कंसंट्रेशन आपका स्ट्रांग होता है, तो जो चीज़ आपको लर्न करने में 4-5 घंटे का समय लग रहा है, या मान लीजिए मैं कैजुअली कहूँ कि आपको 4 बार किसी लाइन को पढ़ के याद करना पड़ रहा है, तो शतरंज का खिलाड़ी उसको 1 या 2 बार में याद कर सकता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब आप डांस करते हैं या जब आप दूसरा कोई काम करते हैं तो वहां भी आप ध्यान लगाते हैं, वहां तो शोर भी होता है, फिर वो ध्यान लगा के वो काम करते हैं ना। तो चेस में तो सर प्योर ध्यान है ना, एकदम खामोश रह के चुपचाप खेलना है, तो यहाँ तो कितना हाई लेवल का आप ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तो धीरे 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 जब आपका ध्यान, आप चुप रहते हैं और बिल्कुल सोच सोच कर आप चाल चलते हैं, तो अपना मन आप शांत रखते हैं। ठीक है, मतलब एकाग्रता भी आती है। एकाग्रता तो चेस से मिलती ही है सर, तो ये बहुत। अब जैसे बच्चा आपके पास आ गया और बहुत बढ़िया वो ट्रेन हो गया, हाँ, तो अब उसके लिए फर्दर क्या गेट्स हैं, मतलब कौन से नए दरवाजे ऐसे खुलते हैं करियर के? जी, वही करियर पे आ जाते हैं। पहले तो जैसे बच्चा छोटा होगा तो पहले तो आपके पास करियर का इतना ऑप्शन नहीं रहता है। पहले तो आप ये सोचते हैं कि भाई बच्चा जो है वो इसके एज ग्रुप्स में जीते, जी, एज ग्रुप्स में जीते, अंडर 7 जीते, अंडर 9 जीते, स्टेट करे, अच्छा स्टेट के बाद में नेशनल लेवल तक क्वालिफाई करे, खेले, उसकी एक फीडे रेटिंग होती है। तो फीडे रेटिंग जो होती है सर, उसका एक कंसेप्ट होता है कि अगर आपने 2600 गेन किया है रेटिंग में, जो कि बहुत मुश्किल काम है, तब आप ग्रैंड मास्टर बनते हैं। उसमें 3 नॉर्म्स भी आपको लेने होते हैं। तो अगर आपने फीडे रेटिंग इतनी हायर कर ली है 2600, तो आप ग्रैंड मास्टर बनते हैं। लेकिन सर वो एक दिन में तो नहीं हो सकता, एक साल में नहीं हो सकता। तो शुरुआत यहीं से होती है, बचपन से ही अगर आप जुड़ गए हैं। अभी रिसेंटली सर, अभी कोविड जब चल रहा था, उस समय विश्वनाथन आनंद सर का एक इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने ये कहा कि 18 साल के पहले किसी भी बच्चे को चेस को एक करियर के रूप में नहीं चूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको अपने आप को समय देना चाहिए। उसको, क्योंकि वो बालिग हो, वो अपना फैसला खुद कर सके। क्योंकि अभी तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए उसकी 2000 अच्छी रेटिंग आ गई है, 2200 रेटिंग आ गई, तो पेरेंट्स को लगने लगता है कि अभी IIM GM तो हो ही जाएंगे। और IIM GM होने के बाद ठीक है, कहीं ना कहीं कोचिंग या फिर रेलवे में जॉब या कोई गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा प्लान नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी तक तो वो खिलाड़ी के रूप में चेस को एंजॉय कर रहा है। लेकिन अगर वो अच्छा करता है सर, और वो निकलता है, तो वो फिर क्या करियर की राह खुलती है उसके लिए? करियर यही है कि सर आप देखिए बहुत सारी चीजें। एक तो आपको अगर आपकी 2300 रेटिंग्स हो जाती है, जो कि IIM से भी नीचे, इंटरनेशनल मास्टर की 2400 में होती है, तो 2300 अगर रेटेड प्लेयर आप हैं सर, तो आप एक अच्छे लेवल के प्लेयर माने जाते हैं। ठीक है, आपको कोचिंग्स के लिए ऑफर आने लगते हैं, आपको बड़ी बड़ी कोचिंग्स मिल सकती है, उसमें आप अर्निंग कर सकते हैं। और चेस की कोचिंग भी सर आजकल काफी कॉस्टली है। आप जितने बड़े कोच के पास जाएंगे वो उतना ही आपको मतलब एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं बच्चे को, उनका जो लेवल होता है उसके हिसाब से वो सिखाते हैं, ताकि वो अगले स्टेप पे आपके बच्चे को ले जा सके। तो वो एक कोचिंग का ऑप्शन खुलता है। दूसरा सर, आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। सरकार क्या प्राथमिकता देती है जो बच्चे शतरंज में अच्छे होते हैं उनको? सरकार सर, जैसे बालिग होने के बाद, जैसे मैंने कहा कि अगर उनकी 2300 के प्लस में रेटिंग है, तो रेलवे खुद जॉब देता है। मतलब आपको एक उसमें क्राइटेरिया दे रखा है कि आप 2300 के रेटेड के प्लेयर है, किसी स्टेट में आप है, 10 अगर वैकेंसी निकली है तो आप उसमें डाल दीजिए, आपका श्योरली अगर हो सकता है आपका। ऐसे ही रेलवे के साथ दूसरे सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के। ये जितनी इंडियन ऑयल्स हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मतलब जैसे दूसरे तमाम खेल हैं जहाँ प्राथमिकताएं मिलती हैं खेल में खिलाड़ियों को, वही प्राथमिकताएं इस खेल में मिलती हैं, ऐसा आपका? डेफिनेटली सर, बिल्कुल खेल से इसमें मिलती है, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा होता है सर, हम सब जानते हैं। स्पोर्ट्स कोटा में चेस भी है। तो अगर सर हम इसमें आय की बात करें, अब हम अगर शतरंज को मैंने बतौर कैरियर ले लिया, तो इसमें जो आपने तमाम आयाम बताए हैं कि जहाँ जहाँ स्ट्रीम्स खुलते हैं, अलग अलग लाइन खुलेंगे करियर के, तो किस रेंज से इनकम शुरू होती है और वो कहाँ तक जा सकती है, या कहाँ तक जा सकती है, सवाल अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? एटलीस्ट इतना बच्चों को पता चल जाए तो बहुत बेहतर है। हाँ देखिए, अब डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हैं सबसे पहले तो, क्योंकि सिटी के हिसाब से वहाँ पर कितना चलन है, चेस कितना चल रहा है। हम आज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बैठ के बात कर रहे हैं, तो इंदौर सर थोड़ा सा समृद्ध है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोगों के पास क्षमता है कि वो ज़्यादा फीस देकर अपने बच्चों को चेस सिखा सकते हैं, ऑन डिमांड कोचेस को हायर कर लेते हैं। लेकिन अब छोटे शहरों में जाते हैं तो सर वहाँ इतना थोड़ी मुश्किल होती है, आज भी स्कोप नहीं है। लेकिन हाँ, जो छोटे शहरों के जो लोग हैं वो बड़े शहरों में मूव कर रहे हैं, या कुछ तो इतने जिद्दी हैं कि अपने ही शहर में चेस को ला रहे हैं
और कोशिश कर रहे हैं कि वहीं पे चेस हो जाए। ठीक है, तो ऐसे कुछ उदाहरण भी है मध्य तो प्रदेश ऐसे में। शुरुआत कर सकते हैं वो। हाँ, इसके बिल्कुल। अलावा और क्या हो इसके सकेगा? अलावा सर आप इसमें आर्बिटर बन सकते हैं। ओके। एम्पायरिंग का भी बहुत अच्छा स्कोप है सर। अच्छा। अभी रिसेंटली सर मैं ओलंपियाड में इंडिया की तरफ से मैंने रिप्रेजेंट किया है। ओके ओके तो मैंने ऑर्बिटरशिप आज स्टार्ट नहीं की थी, मैंने ऑर्बिटरशिप का कोर्स किया था 2014 में, ओके और मैं उसके भी पहले से मैं ऑर्बिटरशिप कर रहा था। ओके लेकिन ऑफिशियली जब मैंने उसका एग्जाम पास किया, सेमिनार अटेंड किया, जब हमको ट्रेनर ने पढ़ाया आके, हमने चीज़ें सीखी, तो सर उसके बाद धीरे धीरे कई टूर्नामेंट्स में, ग्रैंड मास्टर इवेंट्स में, नेशनल चैंपियनशिप में मैंने काम किया, अनुभव लिया। तो जब देखो ओलंपियाड तो फिर इस हुआ, तरीके तो से रास्ते खुल जाते हैं। आज मुझे चांस मिला। ऐसे सर आज अगर आप अभी यार गूगल करके देखेंगे, आप FIDE.com निकालेंगे या chessresult.com अभी करेंगे ना सर, आपको तमाम जगह दिखेगा कि इंडिया में आज की डेट में 4-5 इवेंट्स हो रहे होंगे। तो सर वहाँ पे आर्बिटर्स की जरूरत तो पड़ती है, ओके वहाँ एम्पायर की जरूरत पड़ती है जिसको हम आर्बिटर कहते हैं। तो सर वहाँ पे क्वालिफाइड आर्बिटर्स की ज़्यादा डिमांड है, और फिर उनके साथ में असिस्टेंट आर्बिटर्स, तो आप आर्बिटर बन के भी पैसा कमा सकते हो। और जो आपने रेंज की बात की थी, अब मैं उस पर आ जाता हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो मैं रेंज पर आ जाता हूँ। तो सर देखिए नॉमिनल क्या है कि अगर शहर के हिसाब से मैं बात करूँ, अगर आप छोटे शहरों में तो आपको ये भी हो सकता है आप अपना क्लब डाल लीजिए, ओके और आप एफिलिएशन स्टेट बॉडी से ले लीजिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट बॉडी उनसे आप जुड़ जाइए। उसके बाद में आप अपना काम करिए। आप फीस ले सकते हैं नॉमिनल, छोटे शहरों में तो आप कम फीस ले सकते हैं, 700-800 रुपये प्रति महीना ले सकते हैं। इंदौर जैसे शहरों में 2-2 हज़ार 2,500 की फीस लोग भर रहे हैं सकती है टूर्नामेंट्स के लिए, सॉरी इसके लिए सीखने के लिए, सीखने के लिए। पर वो पूरे महीने की फीस है। ओके सर उसी तरह से आप जब पर्सनल कोचिंग करते हैं तो आपको 400 रुपये प्रति घंटा, 500 रुपये प्रति घंटा, 700 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक प्रति घंटा भी आपको मिलता है। मिल सकता वो आपकी फिर क्वालिटी के आधार पे आपको मिलता है। वो है। ऐसे में अब मैं बात करता हूँ, ये तो बात हो गई शतरंज की, लेकिन शतरंज खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बात करेंगे हम धैर्य की, बात करेंगे हम आपके बुद्धिमत्ता की, बात करेंगे हम आपके समय की उपयोगिता की। तो ये चीज़ें, इसके अलावा और क्या ज़रूरी है जो शतरंज खेलने के लिए ज़रूरी होता है, जो दूसरे खेलों में जो चीज़ें देखने को, जैसे धैर्य की आप बात कीजिए, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आज ज़माना 2020 का है, ऐसे में क्रिकेट में आप धैर्य रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुरंत खेल को खेलना है और ख़त्म करना है। ऐसे में क्या शतरंज में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं खेलने के लिए और बच्चों को बहुत ध्यान रखना चाहिए? सर शतरंज में सबसे पहली बात तो जैसा आपने सबसे बड़ा वर्ड तो आपने बता दिया, धैर्य। धैर्य नहीं है तो आप चेस नहीं खेल सकते जी। शतरंज में सर अगर आपके पास पेशेंस है, जिसका हम बात करें, कंसंट्रेशन है, आपके पास अपना स्किल्स हैं, अगर जो आप सोचते वक्त इस्तेमाल करते हैं, जैसे इमेजिनेशन, आपका इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक चित्रकार, अगर आप उसे कहें कि एक चित्र बनाइए, तो चित्रकार जब पहला स्केच रखेगा अपना, या अपना जो भी वो स्टिक रखते हैं, तो उसके पहले उनके दिमाग में पूरा चित्र होता है कि वो कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ खत्म करेंगे। ओके। तो एक चेस खिलाड़ी को, जो शतरंज का खिलाड़ी, उसको भी ये पता होता है कि अगर मैं ये चाल चलूंगा तो मेरी, ऐसा कहा जाता है चेस में कि अपनी एक अच्छी चाल का प्रभाव अगली 6 चालों तक रहता है, ठीक है, और एक बुरी चाल का भी वही रहता है। ओके ओके। तो अगर प्रभाव आपका अगली 6 चालों तक होने वाला है, अच्छा या बुरा, तो हर खिलाड़ी उसको सोच समझ कर ही करता है। तो एक अच्छा है कि धैर्य रखें, अच्छा सा एक एकाग्रता के साथ सोच समझकर एक प्लान बनाएं और आगे के लिए मूव करें। उसके लिए आपके अंदर मन में शांति होना बहुत जरूरी है, और वो शांति 1-2 दिनों में नहीं आती। आप लगातार जब चेस खेलते हैं, जब आप हारते हैं तो आपको पता चलता है कि आप क्यों हार रहे हैं। तो मतलब हारने के कारण जो है उन पर भी आप विचार करें। तो जब आप हारने के कारण देखते हैं तो उसमें सबसे पहला कारण आता है कि मैं जल्दबाजी करता हूँ। या जो छोटे बच्चे होते हैं, मैं कहना चाहूंगा पेरेंट्स को कि जब भी आप बच्चों को खिलाएं तो उनको ये जरूर करें, घर में जैसे कोचेस सिखा देते हैं, लेकिन कोचेस की पूरी बातों का अनुसरण बच्चे तब नहीं कर पाते जब वो एब्सेंट होता है कोच उनके सामने। ठीक बात। तो आप ये ध्यान रखें कि बच्चा, जब आपने मूव किया है तो बच्चा सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, उसने ये देखा है कि नहीं देखा है कि उन्होंने क्या चला, और उसके बाद वो उसका काउंटर करने के लिए सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। तो ये सबसे पहला गुण है जो बच्चों के अंदर आना चाहिए, कि बच्चा पहले ये सोचे कि मेरे सामने वाले ने जो चाल चली है वो क्यों चली है। ठीक है। अगर आपने उसकी चाल को सोचे बिना अपनी चाल चल दी तो मुश्किल पैदा होती है। तो फिर तो मुश्किल होना ही है, क्योंकि ये तो अधूरा नॉलेज हो गया ना। क्या सर ये ऐसा खेल भी है जिसमें जेब से पैसा लगाना पड़े? क्योंकि बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जहां पर बहुत सारा पैसा जेब से लगता है। देखिए तो ये बात बिल्कुल सत्य है, आपने जो कहा है मैं इससे बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। जैसे हाँ, समर्थन है, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि शतरंज जैसा जो खेल है, इसमें जब कोई इवेंट होता है तो उसकी जो एंट्री फीस होती है, बड़े इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे नहीं, छोटे में तो 100 रुपये 200 रुपये में भी बच्चा जाके खेल लेता है। लेकिन सर जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पे वाकई में बहुत एंट्री फीस बहुत ज़्यादा होती है।
कहीं 10,000 की एंट्री फीस है, कहीं 7,000 की, कहीं 5,000 की एंट्री फीस है, कहीं 2,500, कहीं 2,000, कहीं 1,000 भी है। तो सर ये जब एंट्री फीस इतनी ज़्यादा होती है तो सर एंट्री फीस सिर्फ एंट्री फीस से बात नहीं होती है। आप जब दूसरे शहर में जाते हैं तो सर आपको वहाँ रहना भी होता है, तो रहने के लिए भी आपको अरेंजमेंट करने होते हैं, तो सर फिर खाने का भी अरेंजमेंट आपको हाँ, ये जो सारे खेलों के साथ चीजें हैं एशिया, मतलब आप ये आपके एथलीट जो हैं उनके साथ भी वही सारी चीजें भी है, तो इनके साथ भी वही सारी चीजें। पर उसमें तो सर क्या होता है ना, नॉकआउट होता है तो कई बार क्या है, प्लेयर हार के घर भी आ जाता है। 4 दिन का इवेंट है तो 1 दिन में भी घर आ सकता है, और शतरंज का तो सर अगर 4 दिन का इवेंट है तो 4 दिन खेलना है। और फिर आपकी कोचिंग की फीस, जैसा आपने कोच हायर किया। मैं देखता हूँ ना, जैसे आज भी सर मैं कहूँ तो ये सच में कड़वा सत्य है कि हमारे जो स्कूलों में जो टूर्नामेंट्स किए जाते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं सर, आज भी वो वहाँ पे आके नहीं कर पाते, क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। ठीक। और जो पब्लिक स्कूल्स के बच्चे हैं, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं सर, उनके पास सुविधाएं हैं, ठीक है, तो वो कर, तो कहीं ना कहीं वो हमेशा फर्क है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल। सरकार को मुझे लगता है इस कदम पर सोचना चाहिए, और सरकार सोचती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं सोचती, सरकार चाहती है, मंत्रालय बहुत सारी चीजें कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में सब चीजें होंगी। बहरहाल आखिरी एक ऐसा मैसेज जो बच्चों को आप देना चाहो, जो हमारी चर्चा में कोई ऐसा विषय जो आप छूट गया हो, या आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज हो जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो, जो कोई संदेश ऐसा हो जो आप देना चाहते हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने और छोड़ दी थी करियर के हिसाब से, कि वहाँ पर एक ऑनलाइन का ऑप्शन भी बहुत खुल गया है सर। जैसे कोविड जब आया था तो सारे स्पोर्ट्स बंद हो गए थे, लेकिन सर शतरंज एक ऐसा स्पोर्ट था, उसमें गेम जो चल रहा था, तो उस समय हमने वर्ल्ड वाइड पूरा चेस को कवर किया है। मैंने खुद मतलब कई कंट्रीज में पढ़ाया है बच्चों को ऑनलाइन, इंडिया में पढ़ाया है, और घर बैठकर मतलब मैं एक शतरंज का प्रशिक्षक होने के नाते ये मानता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली था कि मैं शतरंज से जुड़ा रहा और मेरा काम चलता रहा। वरना मेरे जो भाई लोग हैं जो दूसरे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, वाकई में उनके साथ बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि बच्चे बाहर आ नहीं रहे थे, पर चेस संभव था। तो एक ये चीज, तो एक विकल्प है, लोग इसको अपना सकते हैं। सर आज भी हो रहा है, अगर आपको यहाँ बैठे बैठे दिल्ली के कोच से सीखना है तो आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन उनसे सीख सकते हैं। तो सर बहुत करियर के हिसाब से आज चेस में काफी ऑप्शन है। मैंने कहा जैसे कि आप प्लेयर बन सकते हैं, प्लेयर बन के बड़े प्लेयर बन के आपकी जॉब लग सकती है, आप कोच बन सकते हैं, आप खेलते खेलते कोचिंग भी कर सकते हैं, आप प्लेयर भी रहें और कोच भी रहें, वो भी आप कर सकते, दोनों संभव है। साथ में फिर आप एम्पायरिंग कर सकते हैं, आर्बिटरशिप के कोर्स है, जैसे कि फिडे ने हमको ट्रेनर के कोर्स कराए हैं। मैं खुद नेशनल इंस्ट्रक्टर हूँ चेस में, और मैं इंटरनेशनल आर्बिटर हूँ, तो हमने काफ़ी एक नेशनल आर्बिटर से सीनियर नेशनल आर्बिटर से हमने फिडे आर्बिटर से इंटरनेशनल आर्बिटर तक का सफ़र मैंने तय किया है। 2014 से 2020 6 साल लग गए मुझे ये सफ़र तय करने में। तो इस तरह से अगर आप चेस में आते हैं तो पहले तो आप ये देखिए कि भाई आप चेस में एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप सिर्फ इनकम के लिए चेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कभी चेस से जुड़ नहीं पाएंगे। अगर आपका चेस से लगाव नहीं है, अगर आपको चेस में चाल चलने का जो कहते हैं ना कि वो प्यार नहीं है कि भाई मुझे इस गेम से बहुत प्यार है कि मैं इसको खेलना भी चाहता हूँ, इसमें जीतना चाहता हूँ, मैं हारूंगा भी सही, इसमें जीतूंगा भी सही, कुछ सीखते रहूंगा। अगर आपको चेस पसंद है ना सर, तो ही आप चेस से जुड़ सकते हैं, अन्यथा आप चेस से नहीं मुश्किल होता है, नहीं जुड़ सकते। तो निश्चित तौर पे हम सारांश अगर निकालें इस पूरे कार्यक्रम का, इस पूरे एपिसोड का, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समर्पण और धैर्य और एकाग्रता, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं चेस खेलने के लिए। जी। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जो उनके भविष्य में उनके काम आएंगी। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सवाल लेकर आते हैं लेकिन जवाब नहीं मिल पाते, तो स्कूल खबर ये मंच उनको देता है, और हमारी कोशिश होती है कि बच्चों तक वो सारी चीज़ें पहुँचे जो अब तक शायद नहीं पहुँच पाई। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो शय और मात जिंदगी में चलती है और शतरंज के बिसात पर भी चलती है, बस फर्क इतना है कि इसको हम खेल मानते हैं और उसको हम जिंदगी। खेल में चांस लेना और जिंदगी में चांस लेना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और बहुत सारी चीजें आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सीखी होंगी। शतरंज का एक खेल ऐसा अपने आप में अनूठा खेल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चालें आपको सोच कर रखना होती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन में आपके काम आएंगी, भविष्य में आपके काम आएंगी, और एक आपको अच्छा इंसान बनाने की पूरी कोशिश करेंगी। कोशिश हमारी भी है कि आप स्कूल खबर के इस स्पेशल एपिसोड को ज़रूर देखेंगे पूरा, और जो हमारे नंबर हैं स्क्रॉल पर आपके सामने हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर भेजिएगा और आप हमें ईमेल कीजिएगा कि आपका प्रोग्राम कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे
जो तमाम ऐसे तथ्य हैं हमने कोशिश की है आपके सामने रखने की। उन सब से आपके जो प्रश्न हैं उनको उत्तर आपको जरूर मिला होगा और इस कार्यक्रम को आपका भरपूर प्यार इस तरह देते रहिए। नमस्कार।